A very happy good morning to all my dear friends. In this video, we will do second part of the chapter Constitution Why and How. So इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं that what is constitution and what are the functions of constitution and why do we need a constitution. आज हम समझेंगे कि how was the constitution made. हम पढ़ चुके हैं constitution के functions पढ़ चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो डिसीजन मेकिंग पावर कौन करेगा उस वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है। गवर्नमेंट को लिमिट करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और रूल्स कौन बनाएगा, तो ये सारे प्रोविजंस कहाँ लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो ये तो हम समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया और कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, हम इस चीज़ को अब पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे कि इसको कैसे बनाया गया है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडिया का संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो कौन बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनाए हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला जो एक ग्रुप था, एक जो कमेटी था, यानी कि एक जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर्स कितने थे, तो टोटल मेंबर्स थे 389। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसके टोटल मेंबर्स कितने थे, 389 थे। और इनके जो मेंबर्स थे उनको कैसे इलेक्ट किया गया है, तो उनको इलेक्ट किया गया है इनडायरेक्ट इलेक्शन से, यानी कि प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से उनको इलेक्ट किया गया है। उसको डायरेक्टली जो लोग थे उस वक्त, जो इंडिया के सिटीजन्स थे, वो डायरेक्टली वोट देकर नहीं इलेक्ट किए हैं कि हाँ आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाओगे, मैं आपको वोट देती हूँ या फिर देता हूँ, ऐसा नहीं है। उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है। यानी कि जो प्रोविंस होता था, आप अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये प्रोविंस क्या होता था और प्रिंसली स्टेट्स क्या होता था, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी बस आप इतना याद रखिए कि प्रोविंस मतलब स्टेट, ठीक है ना। आज का जो स्टेट है वो उस वक्त प्रोविंस कहलाता था। तो जो प्रोविंस के जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, मतलब प्रोविंस में जो लॉ मेकिंग बॉडी था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ के मेंबर्स ने पीआर सिस्टम से इनडायरेक्ट इलेक्शन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। अभी आपको इतना याद रखना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ये भी याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सिटिंग हुआ था, और 1946 से लेकर 1949 तक लगा है कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा रेडी होने में। अब हम समझेंगे कि कैसे इलेक्ट किया गया था, क्या क्या रूल्स थे। तो चलिए आज समझते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे। तो 389 में जो 292 मेंबर्स है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किया गया था। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, इससे पहले आपको समझने के लिए प्रोविंस समझना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ठीक है, तो जो सर्कल है वो सब प्रोविंस है। अब प्रोविंस और जो स्क्वायर में है वो क्या है, प्रिंसली स्टेट्स है। उस वक्त जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, उससे पहले इंडिया में ऐसे डिवाइड किए गए थे रीजन्स को, यानी कि कुछ रीजन्स थे, कुछ जो हिस्से थे उनको प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया था और कुछ हिस्सों को प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब हम समझेंगे कि प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स था क्या। प्रोविंस यानी कि जैसे कि स्टेट, प्रोविंस यानी कि जिसमें जो डायरेक्ट रूल किसका होगा, डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होगा। ऐसे स्टेट्स जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है ब्रिटिशर्स का, वहाँ पे कोई लीडर नहीं है, उसे हम कहेंगे प्रोविंस। उस वक्त प्रोविंस जिस भी रीजन में, जिस भी स्टेट में, यानी कि जिस भी प्रोविंस में डायरेक्ट रूल रहता था या फिर डायरेक्ट कंट्रोल रहता था, डायरेक्ट अथॉरिटी रहता था ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया नहीं ब्रिटिशर्स, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज होकर ब्रिटिशर्स हो गया था, ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट जिसमें कंट्रोल था उसे हम कहेंगे प्रोविंस। लेकिन कुछ हिस्से थे जहाँ पे किंग्स हुआ करते थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, आज भी उससे कंट्रोवर्शियल चलता है। उसके बाद जैसे कि जूनागढ़ था, हैदराबाद, ये सब जितने जगह थे, ये सब जैसे कि मणिपुर, यहाँ पे भी किंग थे। तो जिस जिस जगहों पे राजा थे, यानी कि जिस जिस जगह पे रूल, मतलब जो रीजनल किंग्स थे जो रूल कर रहे थे, तो प्रिंसली स्टेट्स उन स्टेट्स को कहेंगे हम जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था ब्रिटिशर्स का, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो इनडायरेक्ट कंट्रोल करते थे। वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, वहाँ के जो रीजन का जो किंग है वो डायरेक्ट वहाँ पे रूल करता था। तो प्रोविंस यानी कि जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है था ब्रिटिशर्स का, और प्रिंसली स्टेट्स यहाँ जहाँ की डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था ब्रिटिशर्स का। तो प्रोविंस में ही, हर एक प्रोविंस में एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है। किसके बेसिस में, कुछ सिख लोगों को इलेक्ट किया गया है, मुस्लिम्स थे, और कुछ जनरल से इलेक्ट किया गया है। तो इन तीनों रिलीजन से इलेक्ट किया गया है, रिलीजन नहीं कहेंगे, इन तीनों
ग्रुप से इलेक्ट किया गया था। और कितने लीडर्स को इलेक्ट किया गया था? 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और प्रिंसली स्टेट से कितने लोगों को किया गया था? 93 लोगों को किया गया था। लेकिन इस चीज़ की बात का ध्यान रखना है आपको कि जो 292 लोगों को इलेक्ट किया गया था, ये इलेक्शन के थ्रू हुआ था। जो प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा, वहाँ तक जो लोग जाएंगे, उनको जो प्रिंसली स्टेट से जो इलेक्ट किया गया था उसे इलेक्शन के थ्रू किया गया था। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव से सॉरी माय बैड, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव से इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया गया था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पे प्रिंस हुआ करते थे, जहाँ पे किंग हुआ करते थे, वो डायरेक्ट कंसल्ट करके जो उस प्रिंसली स्टेट का जो हेड है, यानी कि प्रिंसली स्टेट के जैसे मैं हेड थी, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इलेक्ट करूंगी कि हाँ तुम जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तुम जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसी तरह प्रिंसली स्टेट से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से 292 लीडर्स को इलेक्ट किया गया था। और प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स को कंसल्ट के बेसिस में भेजा गया था, 93 लोगों को। अब इस दोनों बात में एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ कि हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक लीडर जाएगा। यानी कि एक कोई रीजन है, यहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन है, तो वहाँ से कितना लीडर जाएगा? 1 लीडर जाएगा। तो इस रेशियो को में सेट किया गया था कि हर 10 लाख लोगों पे, हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक लीडर होगा। अब 292 एंड 93 यानी कि जो 385 मेंबर्स थे वो तो इलेक्ट हो गए, बाकी और 4 कहाँ गए? और 4 मेंबर्स कहाँ से आए थे? तो जैसे कि अभी इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज है, उस वक्त उसी तरह वहाँ उस टाइम पे जब 1946-47 के टाइम पे कुछ रीजन्स हुए करते थे, जहाँ पे डायरेक्ट कौन थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था। ऐसा प्रोविंस हुआ करता था जहाँ पे चीफ रहते थे, जहाँ पे एक चीफ कमिश्नर वहाँ पे हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि चीफ मिनिस्टर थे। तो कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, वहाँ से भी 4 लीडर को इलेक्ट किया गया था। तो 292 हो गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, 93 हो गया प्रिंसली स्टेट से, और 4 हो गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। तो टोटल कितना हो गया? 389 मेंबर्स। टोटल कितने हो गए? 389 मेंबर्स, ठीक है। तो इसी तरह 389 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, उनको चुना गया, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए, और वहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स हुआ, और बहुत सारे बातें करके वहाँ पे डिस्कशंस करके क्या बनाया गया? हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया गया, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे ये तो आपको पता चल गया कि 389 टोटल था। टोटल कितना था? 389। लेकिन आपको ये भी पता है कि एक घटना घटा था इंडिया में, पार्टीशन हुआ था 1947 में। जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, वो कुछ मेंबर्स पाकिस्तान के भी थे, यानी कि इंडिया के थे, लेकिन वो पाकिस्तान चले गए थे, और कुछ इंडिया के थे। तो टोटल मेंबर्स था 389। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो कितने बच गए? 299 बच गए, ठीक है ना। तो 389 में बाकी जो मेंबर्स थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। जब पार्टीशन हो गया इंडिया का तो कुछ मेंबर्स इंडिया में ही रह गए, यानी कि 299 मेंबर्स इंडिया में रह गए, बाकी जो बचे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में रह गए, ठीक है, पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया 1949 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब उसको साइन करना था। तो 1949 में रेडी हुआ, लेकिन 1949 में रेडी तो हुआ, 26 नवंबर 1949 में रेडी हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो इफेक्ट में नहीं आया था, यानी उसको हम लागू नहीं किए थे। रेडी हो गया तो उसको हम रख दिए थे। उसको हम लागू कब करते? और 2-3 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 में हमें उसे इफेक्ट में लाना था। तो जब 24 जनवरी 1950 को साइनिंग डे आया, जिस दिन साइन करना था कि हाँ चलो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया है, अब चलो सब लोग अपना अपना सिग्नेचर दे दो, अब हम फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाएंगे, यानी कि लागू कर देते हैं। तो जब 24 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की बात आई, जब साइन का डेट आया, तो कितने लोग साइन किए थे? 284 मेंबर्स साइन किए थे। ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब समझिए कि 389 टोटल 389 मेंबर्स थे, गॉट इट। 299 मेंबर्स रह गए, ठीक है, बाकी सारे पाकिस्तान चले गए। जब पार्टीशन हो गया तो कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए। तो 299 मेंबर्स रह गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जब साइन करने का डे आया तो 284 लोग साइन किए। अब कुछ रीज़न हुआ होगा, कोई लीडर नहीं आ पाए होंगे, किन्हीं को जुकाम हो गया होगा, या फिर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ रीजंस होंगे, अपने अपने रीजंस होंगे, तो वो लोग नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है कि टोटल सिग्नेचर कितने लोग किए थे? 284 मेंबर्स साइन किए थे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में, साइन हुआ था 24 जनवरी 1950 में, और 284 मेंबर्स साइन किए थे। और इफेक्ट में कब हम लाए थे? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था।
अब आपको ये ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस वक्त 82% कांग्रेस के लीडर्स थे, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो ज़्यादा मेजॉरिटी में थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और 28% शेड्यूल कास्ट के थे, यानी कि जो बच गए थे। अब आपको ये भी ध्यान देना, एक और वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो 389 मेंबर्स थे उनको ऐसा नहीं था कि जो यूनिवर्सल सफरेज से वोट करके उनको चुना गया था, यानी कि जो 389 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो रेडी किया गया था, उनको जो इलेक्ट किया गया था, वो हम लोग इलेक्ट नहीं किए थे। यानी कि अभी जैसे वोटिंग होता है तो सब कोई पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग वोटिंग में, 18+ जितने भी लोग हैं सब लोग वोट करते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त हुआ था प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन बॉडी था, यानी कि कुछ लोग थे जो इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोगों को भेजे थे। सारे लोग इलेक्शन में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सल सफरेज नहीं हुआ था, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन बॉडी था, वो इलेक्ट करवाए थे। अब आप सोचिए कि जब आपके स्कूल में कोई सिंपल सा टॉपिक पे डिबेट हो जाता है कि जब दो ओपिनियन के लोग रहते हैं, जब कोई लोग डिसएग्री करते हैं आपके बात पे, तो बहुत सारे डिबेट्स हो जाता है, डिस्कशंस हो जाता है, लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते तो बहुत सारी बातचीत भी हो जाता है, फिर थोड़े भड़क जाते हैं लोग। तो सोचिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जब बनाया जा रहा था, लॉ बुक बनाया जा रहा था, इंडिया का लॉ बुक बनाया जा रहा था जिसमें रूल्स लिखना था, तो उस वक्त सोचिए कि कितना डिबेट्स हुआ था, कितना डिस्कशंस हुआ था। ऐसा थोड़ी था कि लीडर्स के मन में आ रहा है चलो हाँ ये डालो तो लिख दिए, ऐसा थोड़ी था कि लीडर्स के मन में जो आ रहा है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा थोड़ी था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी डाल दिया जो मन सो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे डिबेट्स हुआ था, बहुत सारा डिस्कशंस हुआ था, डेलिब्रेशंस हुआ था, यानी कि लोगों में बहुत डाइवर्सिटी था। आज भी हम लोग इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग रीजन, सब अलग अलग सोच के, अलग अलग ओपिनियन, कल्चर, हर एक चीज़ अलग अलग, बहुत डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं भारत में, और अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग सोच है। तो उस वक्त सोचिए कि जब अलग अलग प्रकार के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, तो कुछ लोग दलित से बिलोंग करते थे, यानी कि भीमराव जी अम्बेडकर, कुछ लोग जनरल यानी कुछ लोग हिंदूज थे, कुछ लोग मुस्लिम्स थे, तो अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए थे, तो कुछ डिसएग्री हो जाता था लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि सारे लोग बैठे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब सारे लोग बैठे थे तो जो दलित्स के जो लीडर है वो दलित को ज़्यादा फेवर देंगे, जो मुस्लिम लीडर है वो मुस्लिम को ज़्यादा फेवर देंगे, तो बहुत डाइवर्सिटी था और बहुत डिसएग्रीमेंट्स था। मतलब एक अगर कोई बात आ रहा है तो उसमें जो कोई और लीडर है वो नहीं मान रहा है, कुछ लीडर्स मान रहे हैं, तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि पावर सेंटर को ज़्यादा देना या फिर स्टेट को ज़्यादा देना, या फिर रूल्स कैसे बनाया जाएगा, या फिर वोटिंग कैसे होगा, इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुआ था, बहुत डिबेट हुआ था, बहुत बात आगे बढ़ा था। लेकिन एक बात ऐसा था, एक टॉपिक ऐसा था जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ था, ठीक है ना, उसमें नो आर्ग्यूमेंट हुआ था, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ था, उसमें डायरेक्टली सब लोग रेडी हो गए थे, सब लोग अग्री कर लिए थे। वो क्या था? यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि जितने लोग 21+ है, यानी कि उस वक्त वोटिंग एज था 21, तो जितने लोग 21+ है, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी कलर के हो, कोई भी रेस से क्यों ना बिलोंग करते हो, उनको वोटिंग राइट है, सबको इक्वल वोटिंग राइट रहेगा। किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, किसी के पास नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगा, सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा 21+। लेकिन आज 21+ नहीं है, अभी 18+ का हो गया है वोटिंग एज, ठीक है। तो इस तरह डिबेट और डिस्कशंस होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 मेजर कमिटीज़ थे। अब कमेटी क्या होता है? जैसे कि कुछ एक कमेटी बनाया गया है कि जो सिर्फ इन्वायरमेंट के लेकर क्वेश्चन करेगा, इन्वायरमेंट को लेकर वो अपनी ओपिनियन देगा। एक कमेटी बनाया गया था कि हाँ कैसे पॉवर्टी को ख़त्म किया जाएगा, कैसे गरीबी को हटाया जाएगा। एक कमेटी बनाया गया था कुछ और बात पे, ह्यूमन राइट पे। तो इसी तरह करके टोटल 8 कमिटीज़ थे किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना। उसके कुछ माइनर कमिटीज़ भी थे और टोटल 160 डेज डिस्कशन हुआ था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी होने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो सिर्फ 160 डेज ही बैठकर डिस्कशंस किए थे। और टोटल कितना सेशन हुआ था? 11 सेशन। तो इस तरह से बहुत सारी कमिटीज़ थे, बहुत सारे सेशन हुए, बहुत सारा प्रोसीजर हुआ और बहुत लंबा प्रोसेस था। इस तरह से डिबेट और डिस्कशंस करके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, जो अभी का संविधान है, उसे तैयार किया गया था, ठीक है। तो एक टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। आप समझिए कि इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब क्या होता है। हमें हम फ्रीडम के लिए बहुत लड़ाई लड़े थे, हम फ्रीडम के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए थे। हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बहुत सेक्रीफाइस किए थे हमको फ्रीडम दिलवाने के लिए। तो वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, यानी कि जितना हम सेक्रीफाइस किए थे, जितना हम लड़ाई लड़े थे अपने लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए, तो उस वक्त हम क्या क्या इनहेरिटेट किए थे, यानी कि इनहेरिटेंस हम क्या किए थे।
जो लोग हमारे लिए शहीद हुए थे, उनसे हम क्या सीखे थे। तो हमारा जो फ्रीडम का ये जो फ्रीडम हमें मिला है 1947 में, 15 अगस्त 1957 में, सॉरी 1947 में जो हमें आज़ादी मिली, तो ये बहुत लॉन्ग स्ट्रगल फ्रीडम था, यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस था। हम 200 साल से भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे और हमें बहुत सेक्रीफाइसेस किया करना पड़ा था। हम अपने ही देश में गुलाम बनकर थे, हम अपने ही देश में हर चीज़ से वंचित थे। तो हम बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत सारे लोग आवाज़ उठाए और हम उस सब, क्योंकि उस वक्त इक्वालिटी नहीं था, जस्टिस नहीं था, न्याय नहीं दिया जाता था, इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। तो हम एक ही मोटिव था हमारा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, जो लोग इतना फील किए, लोगों की क्या ओपिनियन था, लोगों की क्या एस्पिरेशंस था, उसे हम फुलफ़िल करेंगे। यानी कि लोग क्या चाहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे, उनका मेन मोटिव यही था कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या सोच है, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको सामने लाएँ। तो क्या था कि 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो अपना एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन मतलब होता है कि एक पूरा पेज है, एक पूरा उसमें लिखा हुआ है कि क्या रेजोल्यूशन, मतलब उसमें पूरा लिखा गया है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था और बनाया है, वो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रखते हैं, यानी कि उनकी क्या सोच है। तो वो अपने एम को बताते हैं कि हाँ, असेंबली जो था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर्स थे, उनका एम क्या था, वो क्या चाहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इक्वालिटी को बताया गया था कि हाँ, इंडिया के लोगों को इक्वालिटी दिया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा, फ्रीडम दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री हम लाएंगे, सॉवरेनिटी रहेगा, यानी किसी का रूल हम पे नहीं होगा, हम खुद अपना रूल करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वर्ल्ड में पीस लाएंगे, ह्यूमन राइट्स, इन सब चीज़ों को लेकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। और इन्हीं सब चीज़ों को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लाया गया था, उनके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने पास करवाया था, कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। तो इस तरह से जो हमारा भारत का संविधान है, इस तरह से रेडी हुआ था। और ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस था। आप एक चैप्टर से नहीं समझ सकते कि हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, कितने लोग कितने सेक्रीफाइसेस किए थे। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि हाँ, ये कुछ टॉपिक्स था जो आपको हमेशा याद रखना है। और हमेशा अपने देश के बारे में जानने की कोशिश करिए कि हाँ, हर एक चीज़ को, हर एक फील्ड में अपने आप को रेडी रखिए कि हाँ, मुझे हर एक फील्ड में अपने आप को अच्छा करना है। और इंडिया के पॉलिटिक्स हो या फिर इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम हो, इन सबको जानने की हमेशा इच्छा रखिए, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। सो दैट इज़ इट। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू ऑल। एंड मुझे नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करिए कि मैं आपको नोट्स भेज दूँगी। डीएम करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मैं, ठीक है। ओके, दैट इज़ इट। बाय, जय हिंद।